देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज के अंतर्गत हमने अपनी पिछली क्लासों में अभी तक पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी को समझा था। अब हम ये समझते हैं कि जो ये पब्लिक सेक्टर है, मीन सार्वजनिक क्षेत्र है, उसकी परिवर्तित भूमिका क्या है, मतलब उसको जैसे जैसे परिवर्तन किया है उसका हमारे देश में कितना कुछ उसका इम्पोर्टेंस होता है, क्या कुछ रोल बन रहा है, वो हम इस वीडियो और इस लेक्चर क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सार्वजनिक क्षेत्र की परिवर्तित भूमिका। तो स्वतंत्रता के समय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका आधारभूत ढांचे को तैयार करने, दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने तक सीमित थी। लेकिन 1990 के दशक के उत्तरार्ध में नई आर्थिक नीतियों के उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण पर अधिक जोर दिया गया। देखिए, हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे विचार करते हैं, बात करते हैं। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बड़े ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। उस समय हमारे आधारभूत ढांचे को तैयार करना हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य यही माना गया था, जिसमें दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा दिया गया था। मीन्स जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तैयार करना था। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते करते देश के जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक गिर चुकी थी। और एक समय ऐसा भी था 1990 के दशक के अंतर्गत जहां हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत पूर्ण रूप से ध्वस्त मानी गई थी, जहां 1991 में नई आर्थिक नीति का अपनाया गया, नई औद्योगिक नीति को अपनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से 3 ऐसे मुद्दों पर डिस्कस किया गया। 3 मुद्दों पर जो हमारा डिसीजन लिया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखिए, उदारीकरण का तात्पर्य हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कई ऐसे उद्योग थे, कई ऐसे व्यवसाय था जिनके अंतर्गत कई सारी छूट दी गई, कई लाइसेंस थे या कई बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर उदार प्रवृत्ति को अपनाया गया। निजीकरण के अंतर्गत जनरली जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले जो उद्योग थे, जो व्यवसाय थे, उनको बदलकर प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजी क्षेत्र के हाथों में उन चीज़ों को देना स्टार्ट कर दिया। वैश्वीकरण किया गया, जिसको हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, कि उसको हमने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था। और उसी के परिणाम स्वरूप आज जो सक्रिय रूप से भारत या अपनी अर्थव्यवस्था है वो निजी क्षेत्र के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ रही है, कार्य कर रही है। आगे देखते हैं अपन। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को हमने कुछ बिंदुओं में स्पष्ट किया है कि हमारे देश में एक सार्वजनिक क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, पब्लिक सेक्टर हमारे लिए कितना कुछ हद तक इम्पोर्टेंट रहता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आधारभूत ढांचे का विकास करना। देखिए, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप हो पाता है। और वो डेवलप कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने बात करी है कि औद्योगिकरण के आधारभूत ढांचे के लिए परिवहन, संचार, ईंधन, ऊर्जा आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, हमें संचार की आवश्यकता, मतलब कम्युनिकेशन करना होगा, हमें फ्यूल एंड पावर की ज़रूरत होती है। ये इनके बिना कोई आपका इंडस्ट्री डेवलप हो ही नहीं सकता, प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है। और इनके अंतर्गत आपको एक बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ये पूंजी सामान्यतः सरकार लगाती है और सरकार के द्वारा इन चीज़ों को थोड़ा ऑपरेट किया जाता है। सरकार इनको हमारे सामने तैयार करके लेके आती है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए हम एक बड़ा सा इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री तो हम अपने पैसों से लगा देंगे, लेकिन इंडस्ट्री में आपने प्रोडक्शन तैयार किया तो उसको बेचने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट जाने के लिए आपको रोड की आवश्यकता होती है। आपको मार्केट में अपना माल भेजने के लिए, आपको अपना माल इधर उधर लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। और वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जनरली आपके रेलवे हैं, एयरक्राफ्ट है या कोई रोडवे से आप किसी भी तरह से भेज सकते हैं। तो इन चीज़ों को तैयार करने का काम सरकार का है। सरकार इन चीज़ों को तैयार करती है और सरकार के द्वारा इनको बनाए जाने पर ही हमारे लिए थोड़ा सा आसानी या हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्रीय संतुलन। सभी क्षेत्रों का समान विकास करना सरकार का उत्तरदायित्व है। देखिए, हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी क्षेत्र हैं देश के, उन सबको इक्वलिटी लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। स्वतंत्रता से कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ था, जब जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ क्षेत्र तो अच्छे डेवलप हो गए थे, लेकिन कुछ आर्थिक पिछड़े वर्ग के अंदर या मतलब कुछ रूप से थोड़ा सा
पिछड़े प्रवृत्ति के थे, लेकिन 1991 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश में हर 5 साल में विकास के कार्यक्रम को चलाए गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको निवेश निजी क्षेत्रों में भी निवेश किया गया, और जो ऐसी चीज़ें हैं जहां कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही थी उसको डेवलप करने का काम किया गया। नेक्स्ट आता है बड़े पैमाने का उत्पादन के लाभ। जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है उनमें निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आगे आए हैं। जैसे देखिए, जिन सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है वहाँ कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर्स बीच में आते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी नज़र आ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, संचार सुविधा है। देखो, हम कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पैसा अधिक लगाना पड़ता है, ऐसे सेक्टर जहाँ पैसा आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना पड़ता है, वहाँ सरकार आपके लिए सामने आती है। आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि निजी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक घराने भारी औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करके अत्यधिक लाभ प्राप्त करते हैं। हम एक प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का परम उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वह अपना पहला उद्देश्य यही लेकर कार्य करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। उस कारण वो किसी ऐसे बिजनेस के अंदर या किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर वो अपनी मोनोपोली और इकोनॉमिकली इनइक्वलिटी पर फोर्स करता है। देखिए, मोनोपोली की बात हम यही समझते हैं कि वो कई ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिसमें वो अकेला यदि काम करने वाला है तो वो अपने मन मर्जी से लोगों से पैसा वसूल करने का काम करता है। तो ऐसे क्षेत्र पर कंट्रोल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र भारी निवेश करके बड़े उद्योगों की स्थापना करती है और बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को रोजगार तथा लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है आयात प्रतिस्थापन। भारत ने कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने हेतु दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास शुरू किया था। औद्योगिक विकास के लिए भारी मशीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी, जो हमारे लिए आवश्यक अन्य सामानों के आयात में ही समाप्त हो जाती थी। अतः ऐसे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया जिसमें आयात पर हमारी निर्भरता। देखो, कहने का मतलब हमारा ये है कि जनरली हमें बड़ा उद्योग लगाने के लिए ऐसी मशीनें लगानी पड़ती थी जो हमको विदेश से खरीदना होता था, और हमारा बहुत ज़्यादा पैसा हमको इन मशीनों में खर्च करना पड़ता था सरकार को। तो जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं थी उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन न था, इसीलिए हमने कुछ ऐसे काम किए गए जिससे हमें विदेशों से इस प्रकार की मशीनरी खरीदने की आवश्यकता नहीं। हम हमारे स्तर पर कुछ ऐसा मशीनरी या कुछ ऐसी टेक्निक बना लें जिसके कारण हम ये जो पैसा हम आयात करके या जो मशीन खरीद करके जो पैसा खर्च करते थे वो पैसा हम उन चीज़ों पे लगाए जो हमारे लिए एक प्रकार से आवश्यक हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति कि अपनी भारत सरकार पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड क्या पॉलिसी बनाती है। तो हम बात करते हैं 1991 की नई औद्योगिक नीति के बारे में। तो सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न चला कि सर ये औद्योगिक नीति है क्या। तो देखिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी 1991 में, जब हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस समय भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित हो चुकी थी। उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी ने एक नई औद्योगिक नीति का गठन किया था और उसके अंतर्गत कुछ ऐसे नए बिंदुओं पर हमने डिस्कस किया या कुछ पॉइंट हमने हमारे सामने रखे थे, जिसमें सबसे पहला आता है आरक्षित औद्योगिक की संख्या में कमी। आरक्षित यानी रिजर्व जो इंडस्ट्री थी, रिजर्व का मतलब था कुछ ऐसी फिक्स थी जो सरकार ही कर सकती थी। जैसे इन्होंने लिखा कि सन 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 क्षेत्र आरक्षित थे। मतलब हमारे पास 17 ऐसे सेक्टर थे जो केवल पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था, लेकिन उनको 1991 में 8 तक सीमित कर दिया। मतलब 17 में से केवल 8 ऐसे इंडस्ट्री रखी, ऐसे बिजनेस रखे जिसको केवल पब्लिक सेक्टर कर सकता है। आगे चलकर 2001 में केवल 3 रह गए हैं। हमने 2001 की बात करते हैं तो वो केवल मात्र 3 ऐसे बिजनेस है जो केवल पब्लिक सेक्टर कर सकता है। बाकी सारा का सारा हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजी क्षेत्रों के हाथ में दे दिया गया। प्रेजेंटली जो ऐसे वो लिमिटेड बिजनेस कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर आणविक ऊर्जा, रक्षा और रेलवे। देखिए, आणविक जो अपना टेक्निकल जो है या जो डिफेंस की बात करते हैं, रक्षा सामग्री जैसे हम कोई बारूद बनाना है, बंदूकें बनानी है, या रेलवे का जो है, ये 3 ऐसे इंडस्ट्री है जो अभी सरकार अपने पास में रख रही है पब्लिक सेक्टर के पास, पब्लिक सेक्टर के पास में है। दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेशन। जो निवेश सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में के समता अंशों को निजी क्षेत्र में जनता में बेचा जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर के शेयर हैं, अब पब्लिक सेक्टर में एक नॉर्मल पर्सन भी पैसा लगा सकता है।
जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो उसकी कैपिटल है उसमें एक जो नॉर्मल प्राइवेट पर्सन है या जनता है तो वो भी उसके शेयर खरीद सकती है। नेक्स्ट आता है बीमार इकाइयों से संबंधित नीतियाँ। जो बीमार इकाइयाँ हैं, बीमार इकाइयाँ का मतलब ऐसी इकाइयाँ जो सामान्यतः काम नहीं कर पा रही है, जो जनरली लॉस में जा रही है, उनके लिए एक औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की गठन किया गया और बोर्ड को यह निर्णय लेने के लिए सौंपा जाता है कि वह उन्हें बंद करें या चलाएं। इससे प्रभावित कर्मचारियों को राहत के लिए सरकार ने आवश्यक प्राप्त कर्मचारियों को काम पर रखने तथा कर्मचारियों को स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण के विकल्प। देखिए, एक मैं इसका एग्जाम्पल देकर आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि एक सरकार का इंडस्ट्री थी BSNL। BSNL के बारे में आप सब जानते होंगे, भारतीय दूरसंचार निगम। जो आपका BSNL जो टेलीफोन था वो पूर्ण रूप से सरकार या पब्लिक सेक्टर के पास में था, लेकिन आज की स्थिति हम देखते हैं कि जैसे ही मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, दूसरी ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां आ गई है जिन्होंने BSNL का काम को कुछ हद तक बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। तो ये जो पॉइंट था वो एक बीमार इकाई हो गई थी, बिल्कुल लॉस में चल रही थी। तो सरकार ने उनके सामने एक ऑप्शन रखा था कि आप चाहो तो स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको किसी दूसरी कंपनी में एडजस्ट करते थे, मर्ज किया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो इकाइयाँ बीमार हो चुकी, बीमार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो उनके कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार उनसे या तो उन्हें स्वेच्छा से रिटायर कर देती है या फिर उनको किसी और कंपनी के साथ में एडजस्ट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट आता है समझौता विवरणी का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम के निष्पादन में सुधार हेतु प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है, उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनको फ्री कर दिया है कि आपके ऊपर सरकार का कंट्रोल तो है, लेकिन आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो और उसका जितना रिजल्ट होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो। नहीं सीधी लॉस हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, उस सेक्टर की है, उसको खुद को जवाबदेही होना होगा, जवाब देना होगा लॉस किस कारण से हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की विशेष इकाई एवं प्रशासनिक मंत्रालय के बीच तय की गई बातें हैं कि आपसी समझौता एवं सहायता की परिभाषित किया गया। मतलब ये जो किसी संस्था को सेपरेट किया जाता है तो उसका जो डिसीजन है वो सरकार अपने मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय है और सार्वजनिक क्षेत्र की विशेष इकाई दोनों के बीच में एक तय किया जाता है कि किसको बदला जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास भूमंडलीय उपक्रम, ग्लोबल अंडरटेकिंग। ग्लोबल अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि यह एक ऐसा बहुराष्ट्रीय निगम है जो विकासशील देशों की सामान्य विशेषता बन चुकी है। देखिए, सामान्य विशेषता का मतलब होता है कि ऐसी विकसित देश हैं वो अपनी कई ऐसी कंपनियां हैं, जो कई ऐसी अपनी इंडस्ट्री है जो विकासशील देशों के अंदर स्थापित करती है। ये बड़े स्तर पर काम करती है। विकासशील देशों के पास में सामान्यतः लेबर अवेलेबल होती है, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, लेकिन ये अपनी टेक्निक, मार्केटिंग पॉलिसीज़, जो बेटर क्वालिटी इनके पास में होती है, जो टेक्नोलॉजी इनके पास में अच्छी होती है, इस कारण ये किसी देश में अपनी इंडस्ट्री लगा देते हैं, अपने अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके कारण वो अपने आप को पूरे विश्व के साथ जोड़ने का काम करती हैं। तो हम भूमंडलीय उपक्रम का एक छोटा सा अर्थ समझ सकते हैं कि ऐसे कारोबार जो किसी विकासशील देश में पूंजी लगाते हैं, उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था पर या उस देश की अर्थव्यवस्था पर अपना जो आधिपत्य, ये कह सकते हैं कि अपना काम वहाँ पे करती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, भूमंडलीयकरण उपक्रम की विशेषता है। कुछ विशेषता समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, विशाल पूंजीगत संसाधन। ये ऐसे होते हैं जिनके पास में पूंजी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये अपना अंश जनता में निर्गमित कर देती है। ये ऋण पत्र, बॉन्ड, किसी भी माध्यम से जनता से पैसा ले लेती है। विदेशी सहयोग, इनकी तकनीकी के विक्रय, मतलब ये कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को बेचती है, अपने ब्रांड, अपने नाम का यूज़ करती है और भारतीय कंपनियों से अनुबंध कर लेती है। देखिए, ये अपने नाम और अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है, यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी लगाती है और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें थोड़ा शेयरिंग रखती है। साथ में ये अपनी टेक्नोलॉजी देती है। ये कंपनियां अपना प्राइस डिसाइड ये करती है, डिविडेंड पेमेंट करने का काम ये खुद करती है। नेक्स्ट, आधुनिक तकनीक। इनके पास में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है।
ये इंटरनेशनल लेवल पर अपने काम करती है। इनका जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है और किसी देश के जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में इनका मेन रोल रहता है। उत्पादों में नवीनता, ये जो बिज़नेस है इनके पास उच्च क्षमता के आधुनिक संसाधन होते हैं, मतलब इनके पास में हाई टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी के अलग अलग इनके पास प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कह सकते हैं इनके पास में अच्छी डिज़ाइन के उपलब्ध कराते हैं। पुराने प्रोडक्ट को ये हटाकर नए प्रोडक्ट लेकर आती है मार्केट में। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनके पास अच्छी होती है। ये कंपनियां अधिकतम विश्वसनीय नवीनतम सूचना प्रणाली होती है, मतलब ये बिल्कुल ही नई चीज़ों को ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करती है। इनके पास में एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव होती है और ये अपने आप को मार्केट में किस तरह से प्रेजेंट करना है, किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कैसे करना है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करना जानती है। इनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहती है, पॉलिसियाँ बनाई रहती है। बाज़ार का विस्तार, ये अपने बाज़ार को किस तरह से विस्तार करती है, तो सबसे पहली बात, इनका बाज़ार केवल एक देश में ही नहीं होता, ये पूरे वैश्विक ब्रांड बन जाते हैं। इनका इतना बड़ा हब बना देती है ये कि पूरे विश्व में अपने अपने ब्रांचेज, अपनी कंपनियां खोल के रखती हैं। नेक्स्ट, केंद्रीकृत नियंत्रण। देखो इसका जो कंट्रोल है वो अपने मूल देश में होता है। मूल देश का मतलब होता है जहाँ से वो कंपनी बनती है। जैसे एक वीवो कंपनी है जो सेलफोन की कंपनी है, मूल रूप से वो चाइना की है, लेकिन उसने अपने ब्रांचेज हर अलग अलग देश में लगा रखी हैं, लेकिन उसका हेड जो कंट्रोल होता है वो उसी देश में होता है जहाँ से वो बेसिकली होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जिस देश की कंपनी है वहाँ उसका हेड ऑफिस होता है, लेकिन ये डे बाय डे होने वाले कामों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये थी आपके भूमंडलीय उपक्रम की विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। कोशिश कीजिएगा, यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद।